हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी में। हम इस वीडियो सीरीज में जो 2013 से 2024 तक जो जीएस पेपर है उनको डिस्कस कर रहे हैं। उसके ईच एंड एवरी टॉपिक को, एवरी पॉइंट को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। उसी क्रम में हमने अभी तक 2013 और 2014 का पेपर डिस्कस कर लिया है। साथ ही में 2024 का जो जीएस पेपर है वो एग्जाम हॉल में मैंने किस प्रकार से किया था उसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम 2020 का जो जीएस पेपर है उसको बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके ईच एंड एवरी पॉइंट को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आप वीडियो को थोड़ा शेयर करना, थोड़ा सपोर्ट करना, कमेंट करके बताना आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, कौन से सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आ रही है वो भी बताना आप। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। 2020 का जो पहला प्रश्न था वह है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता। दूसरा पॉइंट है, राज्य निजी निगमों से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता है। आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। आधार भारत की संचित निधि से इतला प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। यहाँ पर जो चौथा पॉइंट है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि राज्य की संचित निधि से, राज्य की 3 प्रकार की निधियाँ होती हैं, एक संचित निधि पर भारित, और तीसरा होता है लोक लेखा निधि। तो जो संचित निधि से व्यय होते हैं, यानी कि जो बजट के व्यय होते हैं जिसमें सरकारी योजनाएं होती है, उससे जो लाभ मिलते हैं उसके लिए अनिवार्य कर सकता है। यानी कि संचित निधि से जो योजनाएं चलती हैं, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गई, तो ऐसी योजनाओं में जो आधार है वो अनिवार्य हो सकता है। तो सरकार ऐसा कर सकती है, अनिवार्य बना सकती है, क्योंकि सरकारी स्कीम में सरकार उसमें से लाभार्थियों को छांटने के लिए आधार की अनिवार्यता कर सकती है। तो ये पॉइंट हो जाता है सही। तीसरा पॉइंट है, आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। अब बीमा उत्पाद होते हैं, बीमा उत्पाद कौन बेच सकते हैं? निजी क्षेत्र भी बेच सकता है और गवर्नमेंट भी बेच सकते हैं, जो LIC वगैरह हो गई। तो निजी क्षेत्र बीमा बेच सकते हैं, तो निजी क्षेत्रों के लिए आधार अनिवार्य क्यों करेंगे? आप एक ऐसा आइडिया लगा सकते हैं। और यहाँ पर ये पॉइंट हो जाता है बहुत ही आस स्टेटमेंट हो जाता है। हालांकि देखने पर तो चौथा पॉइंट भी आस लग रहा है, लेकिन चौथे पॉइंट को खोल कर देखते हैं तो पता चलता है कि जो सरकारी योजनाएं होती है उनके लिए आधार की अनिवार्यता हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन तीसरे पॉइंट में बोल रहे हैं कि बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए, यानी कि आपको किसी गाड़ी का बीमा करवाना है या फिर आपको आपका लाइफ इंश्योरेंस करवाना है, तो उसके लिए क्या आधार अनिवार्य हो सकता है? ऐसा अनिवार्य नहीं है। ये हो जाता है आस स्टेटमेंट, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तीसरा एलिमिनेट हो जाता है तो बचता है A एंड B, यानी कि चौथा तो सही है। फिर बचता है A और B में कौन सा सही है? पहला पॉइंट है, आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता है। यहाँ पर एक वर्ड आया है मेटा डेटा। मेटा डेटा का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल समझिए आप कि आपकी कोई इमेज है, फोटो है, वो क्या है? आपका कोई डेटा है, और आपकी इमेज आपके फ़ोन में सेव है। लेकिन आपके फ़ोन के अंदर जब आप आई बटन टैप करते हैं तो साथ में आपको जानकारी होती है कि यह फ़ोटो कितने बजे ली गई है, यह फ़ोटो कितने MB की है, और यह फोटो किस डेट की है। तो ये जो एक्स्ट्रा डाटा है ना, साथ में डेटा के साथ डेटा, यानी कि आपकी जो फोटो एक डेटा हो गया, उसके साथ जो एक्स्ट्रा डेटा है ये है मेटा डेटा। तो जो आधार के अंदर मेटा डेटा होता है, आपकी जो जानकारी होगी आधार के अंदर, घर की जानकारी हो गई, आपकी जन्म तिथि हो गई, ये होगी आधार का मेटा डेटा हो गया। तो वो 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता। ये यहाँ पर जो 3 महीने की जगह है 6 महीने। थोड़ा स्टैटिक प्रश्न था, ये काफ़ी डीप प्रश्न था आधार से संबंधित। यहाँ पर 3 महीने की जगह 6 महीने, यानी कि पहला पॉइंट है गलत, दूसरा पॉइंट सही, यानी कि जो राज्य निजी निगमों से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता है। यहाँ पर दूसरे पॉइंट को आप ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हो। किस प्रकार से? आधार आपकी बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट जानकारी है, ठीक है। तो अब प्राइवेट जानकारी को सरकार किसी निजी कंपनी को क्यों देगी? जैसे कि कोई कंपनी होगी गूगल, निजी कंपनी है ये तो इस गूगल को जो सरकार है आधार की जानकारी क्यों देगी? सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। आपका जो आर्टिकल 21 निजता का अधिकार है वो भी इसके फेवर में बात करता है। तो दूसरा पॉइंट भी इस प्रकार सही हो जाता है कि राज्य निजी निगमों से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता है। तो दूसरा पॉइंट सही, चौथा पॉइंट सही, आंसर हो जाता है आपका B। अब जो आधार से संबंधित थोड़ी जानकारी है उसको हम देख लेते हैं। आधार क्या है? मेन तो 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है। इसकी शुरुआत हुई थी 2009 के अंदर, और इसके साथ बनाया गया था UIDAI, एक ऑर्गेनाइजेशन। इसका लक्ष्य है भारत के प्रत्येक निवासी को, यहाँ पर देखिए निवासी की बात कर रहा है, नागरिक और निवासी में फ़र्क है। नागरिक तो वो है जिनको सिटीजनशिप मिली हुई है, निवासी कौन है? जो देश के अंदर 6 महीने से रह रहा है वो निवासी, यानी कि कोई विदेशी व्यक्ति है वो भारत में 6 महीने से रह रहा है तो वो भी भारत का क्या होगा? निवासी कहलाएगा। तो जो आधार कार्ड है वो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए नहीं है, उसे निवासी भी बनवा सकता है। यानी कि कोई विदेशी व्यक्ति है वो 6 महीने से अधिक भारत में रह रहा है तो वह आधार कार्ड बनवा सकता है। तो भारत के प्रत्येक निवासी को विशिष्ट और सत्यापन योग्य पहचान प्रदान करना, ये आधार का लक्ष्य है। आधार बनाना अनिवार्य नहीं है, स्वेच्छा से बना सकता है, किसी के लिए बाध्यता नहीं है आधार। अगला पॉइंट है, आधार नागरिकता या जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है।
आधार केवल पहचान और निवास का प्रमाण है। आप कहाँ रहते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति गांव में रहता है और वह शहर में शिफ्ट हो जाता है तो वह अपना आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करवाता है, यानी कि उसका जो निवास है वो चेंज हो गया है। तो आधार केवल पहचान और निवास का प्रमाण है। आधार एक बायोमेट्रिक दस्तावेज है जो व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी को सरकारी डेटाबेस में संग्रहित करता है। व्यक्तिगत जानकारी में क्या आता है, आपका आइरिस आ जाता है, फिंगरप्रिंट आ जाते हैं और साथ ही में आपकी जो नॉर्मल जानकारी होती है वो तो आ ही जाती है। और आधार के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, वो है UIDAI। ये एक वैधानिक संस्थान है। हालांकि इसकी स्थापना तो 2009 में हुई थी, लेकिन इसको वैधानिक दर्जा दिया गया 2016 में आधार अधिनियम 2016 के तहत। और यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के तहत आता है। यह UIDAI है, यह इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय के तहत आता है। 2009 में योजना आयोग के तत्वाधान में एक संलग्न कार्यालय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर हमने आधार से संबंधित सारी बातें जान ली हैं। इसका आंसर है बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह थोड़ा सा स्टैटिक प्रश्न था। दूसरा प्रश्न है, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है। यानी कि यहाँ प्रश्न है, राज्यसभा और लोकसभा के पास समान शक्तियाँ किन क्षेत्रों के अंदर है। इसका आंसर है संविधान में संशोधन करने के विषय में। संविधान में संशोधन के विषय में जो लोकसभा के पास जितनी शक्ति है उतनी की उतनी शक्ति किसके पास है, राज्यसभा के पास है। और संविधान संशोधन के लिए एक प्रावधान भी कर रखा है, किस प्रकार का, कि इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान भी नहीं है। संयुक्त बैठक होती है तब लोकसभा की जो शक्ति हो ज़्यादा हो जाती है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक में किसी प्रकार की संयुक्त बैठक भी नहीं, यानी कि राज्यसभा से भी वह बराबर पास होना चाहिए बिल, तभी जाके वह संविधान संशोधन बिल पास होगा। नई अखिल भारतीय सेवाओं गठित करने के विषय में यह आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा की विशेष शक्ति है। राज्यसभा इसके लिए विशेष बहुमत से बिल पारित करती है, फिर लोकसभा में जाता है, तब नई अखिल भारतीय सेवा गठित होती है। सरकार को हटाने के विषय में इसमें आता है अविश्वास प्रस्ताव, वो लाता है लोकसभा के अंदर, तो यह लोकसभा की विशेष शक्ति है। कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में यह कटौती प्रस्ताव किसके साथ आता है, बजट के साथ आता है, और बजट के लिए किसके पास शक्ति है, वो है लोकसभा के पास। यहाँ पर संविधान संशोधन के विषय में राज्यसभा और लोकसभा के पास समान शक्तियां हैं। तो यहाँ इसका आंसर होता है बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न एमपीलैड्स योजना से संबंधित है। प्रश्न है कि एमपीलैड्स के अंतर्गत निधियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 पॉइंट हैं, इनमें से कौन से सही है वो हमें देखने हैं। पहला कथन है, एमपीलैड्स निधियां टिकाऊ परिसीमित जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती है। दूसरा है, प्रत्येक संसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति, जनजाति, जनसंख्या के लाभार्थ प्रयुक्त होना आवश्यक है। तीसरा है, एमपीलैड्स निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रोन्वित नहीं किया जा सकता। चौथा है, कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम 10% कार्यों को जिला प्राधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण अनिवार्य है। यह प्रश्न है वो एमपीलैड्स स्कीम का एकदम स्टैटिक प्रश्न आ गया है। तो यहाँ पर हम पहले एमपीलैड्स स्कीम है उसको जान लेते हैं। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी कि एमपीलैड्स स्कीम, यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यानी कि इसका 100% पैसा कहाँ से आता है, सेंटर से आता है। इस स्कीम की शुरुआत हुई थी 1993-94 में। उद्देश्य इसका क्या है, संसद सदस्यों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं जैसे पेयजल, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़क आदि जैसी सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम बनाती है। इसके लिए वार्षिक निधि कितनी है, 5 करोड़ है। 5 करोड़ की वार्षिक निधि प्रत्येक संसद सदस्य को आवंटित की जाती है। अब संसद सदस्य कई प्रकार के होते हैं, लोकसभा के सदस्य हो गए, राज्यसभा के सदस्य हो गए, लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हो गए। तो वे पैसा कहाँ खर्च कर सकते हैं, जैसे कि लोकसभा के जो सदस्य हैं वे तो जहाँ से चुनकर आए हैं वहाँ पैसा खर्च करेंगे अपना। राज्यसभा के सदस्य तो कहाँ से आए, राज्य से आए हैं चुनकर, उनका कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी तो है नहीं। तो जो राज्यसभा के सांसद हैं वो अपने राज्य में जहाँ से चुनकर आए वहाँ पर अपने पैसे खर्च कर सकते हैं, और जो मनोनीत सदस्य हैं वह देश में कहीं पर भी अपने पैसे खर्च कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, लोकसभा सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं, राज्यसभा सांसद उसी राज्य में कर सकते हैं, मनोनीत सदस्य देश के किसी भी राज्य में कर सकते हैं। एमपीलैड्स निधि का 15% एससी की आबादी वाले क्षेत्रों के लिए, जबकि 7.5% एसटी के क्षेत्रों में लागत कार्यों में खर्च करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर जो दूसरा कथन था वह सही होता है, क्योंकि यहाँ पर 15% एससी क्षेत्रों के लिए और 7.5% एसटी वाले क्षेत्रों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है इस योजना के तहत खर्च को। सांसदों को एमपीलैड्स के तहत सीधे तौर पर धनराशि नहीं मिलती, यानी कि सीधा सांसद जाएगा और पैसे ले लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो सांसद के कोटे के पैसे होते हैं वो कहाँ आते हैं, वो जिला अधिकारी के पास आते हैं। जहाँ वो स्कीम संचालित होती है उस जिले के जिला अधिकारी के पास पैसे आते हैं।
यहाँ लिखा हुआ है अनुसूचित परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद संबंधित सांसद के नोडल जिले के जिलाधिकारियों को 2.5 करोड़ की 2 किस्तों में स्वीकृत राशि सीधे हस्तांतरित करती है। कार्यान्वयन का दायित्व होता है जिलाधिकारी के पास होता है। सांसद के पास इतना होता है कि वो बता सकता है कि कहां पर पैसा खर्च करना है। उसके अलावा जो संसद सदस्य है उसके पास कोई शक्ति नहीं होती है। नोडल मंत्रालय इसका सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है। ये होगी एमपीलेट स्कीम से संबंधित सारी बातें। अब चलते हैं प्रश्न पर। तो यहाँ पर इसका उद्देश्य था वही पहला कथन है कि एमपीलेट्स निधियां टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचना के निर्माण में प्रयुक्त हो सकती है। पहला कथन सही। दूसरा कथन अनुसूचित जाति जनजाति जनसंख्या के लाभार्थ में प्रयुक्त होना आवश्यक है। 7.5% और 15% का कोटा अभी हमने देखा था। तीसरा है एमपीलेट्स निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती है और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रनुत नहीं किया जा सकता। यह गलत पॉइंट है। यानी कि 5 करोड़ रुपए आए हैं, अब 5 करोड़ रुपए पूरे खर्च नहीं हुए, उसमें से 1 करोड़ बच गया, तो अब ये 1 करोड़ कहाँ चले जाएंगे? सांसद सदस्य के पास अगले साल के लिए चले जाएंगे, यानी कि अगले साल उसको 6 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये बात है। चौथा पॉइंट है कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम 10% कार्यों का जिला अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष निरीक्षण अनिवार्य। यह कथन भी सही है, तो इसका आंसर हो जाता है डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बहुत ही साधारण प्रश्न है, एकदम पॉलिटी का स्टैटिक प्रश्न है। निम्नलिखित मूल अधिकारियों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? अस्पृश्यता से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 17। और वो किस में आता है? वो आता है समानता के अधिकार के तहत। समानता में आते हैं 14, 15, 16, 17 और 18। 17 है वो, इससे संबंधित है। तो आंसर होता है यहाँ पर डी। बहुत ही साधारण प्रश्न। अगला प्रश्न है वो भी बहुत ही साधारण प्रश्न है। तो 5वां प्रश्न है भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण किसमें व्यायाधीशित है? जो आर्टिकल 50 है वो बात करता है कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथककरण की, जो किसमें आता है? डीपीएसपी के तहत आता है। इसका आंसर होता है बी। एकदम लघु प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न एफआरबीएम एक्ट से संबंधित है। यहाँ पर पूछा गया है वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं जिनमें बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि यह किसके तहत प्रस्तुत किया जाता है वो इनमें से देखना है हमें। इसका आंसर है डी। एफआरबीएम एक्ट 2003 के तहत यह प्रस्तुत किया जाता है। अब हम एफआरबीएम एक्ट है उसको बहुत ही बारीकी से जान लेते हैं। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 अर्थात एफआरबीएम एक्ट, इसका उद्देश्य है भारत के वित्त के प्रबंधन में राजकोषीय अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना। ये इसका उद्देश्य है। इसका विनियमन कौन करता है? आर्थिक मामलों का विभाग, जो किसके तहत आता है? वित्त मंत्रालय के तहत आता है, वह इसका विनियमन करता है एफआरबीएम एक्ट का। एफआरबीएम के तहत अनिवार्य दस्तावेज कौन कौन से हैं? वो है 3 दस्तावेज। एक है मध्यम अवधि राजकोषीय नीति वक्तव्य, दूसरा है राजकोषीय नीति रणनीति वक्तव्य, तीसरा है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क वक्तव्य। यही प्रश्न में पूछा गया था कि मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क वक्तव्य या फिर स्टेटमेंट किसके तहत आता है? वह एफआरबीएम एक्ट के तहत आता है। ये हमने यहाँ पर देख लिया। यहाँ पर एफआरबीएम में जो अनिवार्य दस्तावेज थे इसमें से मध्यम अवधि राजकोषीय नीति वक्तव्य था। इसके तहत 4 राजकोषीय संकेतकों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। कौन कौन से? एक तो राजस्व घाटा, दूसरा है राजकोषीय घाटा, तीसरा है जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व कितना है, और चौथा है जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल बकाया देयताएं कितनी है। यह भी इंपॉर्टेंट है। कभी यूपीएससी पूछ ले कि जो एफआरबीएम एक्ट है इसके तहत जो मध्यम अवधि राजकोषीय नीति वक्तव्य है इसके तहत कौन कौन से संकेतकों को सम्मिलित किया गया है, तो यहाँ पर ये 4 संकेतक है। जो एफआरबीएम एक्ट है वो 2003 में लाया गया था और उसके तहत उस दौरान लक्ष्य थे वो 2009 तक के लिए रखे गए थे। उसमें क्या लक्ष्य थे? 2009 तक क्या करना था? एक तो जो राजस्व घाटा है उसको करना था पूर्णतः समाप्त 2009 तक, और जो राजकोषीय घाटा था उसको जीडीपी के 3% से कम करना था। लेकिन 2017 के अंदर एनके सिंह समिति गठित की गई थी, उसका काम था एफआरबीएम एक्ट था उसको रिव्यू करना। उसने कुछ नवीनतम लक्ष्य रखे, हालांकि ये भी पुराने हो गए हैं आज के संदर्भ में। तो वो लक्ष्य क्या थे उनको देख लेते हैं। 31 मार्च 2021 तक जो राजकोषीय घाटा है उसको जीडीपी के 3% तक सीमित करना है, लेकिन कोरोना आ गया था, इसके बाद इस जो टारगेट है इसको छोड़ दिया गया था। दूसरा लक्ष्य था सरकार को वर्ष 2024-25 तक केंद्रीय ऋण को जीडीपी के 40% तक सीमित करना है। केंद्रीय ऋण को 40% करना है, और टोटल ऋण है उसको कितना करना था? 60% तक करना था, जिसमें से केंद्रीय हो गया 40% तक और स्टेट का हो गया 20% तक। इसे क्या बोलेंगे? ऋण जीडीपी अनुपात। यानी कि ऋण जीडीपी अनुपात है, जीडीपी की तुलना में जो कितना ऋण है उसको 60% तक करना था कुल को, जिसमें से 40% सेंटर का हिस्सा होगा और 20% स्टेट का हिस्सा होगा।
बजट 2021-22 में घोषित किया गया कि जो राजकोषीय घाटा है उसको 2025-26 तक जीडीपी के 4.5% से नीचे लाना है, क्योंकि जो 2021 था उस दौरान कोरोना आ गया था, तो इस लक्ष्य को छोड़ दिया गया था और इसके साथ नया लक्ष्य जोड़ा गया था, वो था जीडीपी के 4.5% से कम करना है राजकोषीय घाटे को। यह आज के संदर्भ में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एफआरबीएम जो एक्ट है इसमें उल्लंघन कर सकते हैं, इसके लिए शर्तें निर्धारित की गई। इसमें क्या कहा गया कि जो आपात स्थिति आ जाती है युद्ध के समान, फॉर एग्जाम्पल, उस समय जो सरकार है वो एफआरबीएम एक्ट के टारगेट है उसमें लचीलेपन ला सकती है। दूसरा था यदि कि वास्तविक उत्पादन वृद्धि में तीव्र गिरावट आ जाए। एफआरबीएम एक्ट है वो संविधान के अनुच्छेद 292 के पर आधारित है। एफआरबीएम के तहत ही आरबीआई द्वारा सरकारी बॉन्ड की खरीद को 2006 से बंद कर दिया गया। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले आरबीआई सरकारी प्रतिभूति को खरीदता था, जिसके कारण क्या होता था, जो सरकारी ऋण है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता था और मुद्रास्फीति भी इससे बढ़ती थी। तो 2006 में एफआरबीएम एक्ट के तहत आरबीआई द्वारा सरकारी बॉन्ड को सीधी खरीद को बंद कर दिया गया। ये होगी एफआरबीएम एक्ट से संबंधित सारी बातें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही साधारण प्रश्न है, पॉलिटी का। पूछा गया है परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है। 2014 का पेपर डिस्कस किया था, वहां पर हमने देखा था संवैधानिक सरकार का प्रश्न आया था। 2014 में भी आया था, 2020 में भी आया है, 2021 में भी आया है, 2022 में भी आया है, 2023 में भी आया है। संवैधानिक सरकार का प्रश्न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हर साल आ रहा है। तो संवैधानिक सरकार किसे बोलते हैं? संवैधानिक सरकार बोलते हैं सीमित सरकार को, यानी कि सरकार के पास सीमित शक्तियाँ होगी और जनता पर वो कम से कम क्या करवाएगी, बाध्यताएं दे पाएगी। संविधान क्या करता है, वो सरकार की शक्तियों को सीमित करता है, तो उसे ही बोलते हैं सीमित सरकार, संवैधानिक सरकार। तो आंसर होता है डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है या करते हैं। अब ऐसे प्रश्नों को कैसे करना होता है वो थोड़ा देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा है, उसके सिद्धांतों एवं प्रावधानों को इन तीनों में से कौन प्रतिबिंबित करते हैं। पहली बात तो यहाँ पर आपको जो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का जो सिद्धांत है वो सारे आपको पता है नहीं, उसमें कितने सिद्धांत हैं वो भी आपको पता नहीं है, किन किन चीज़ों को जोड़ा गया आपको पता नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को करना होता है तो आपको बहुत ही ज़्यादा वाइड सोचना है। अब उद्देश्य का है प्रस्तावना, उसमें भी बहुत सारी बात की गई है, न्याय की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है, समता की बात की गई है, गणतंत्र की बात की गई है, धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है, समाजवाद की बात की गई, सबकी बात की गई है। तो ये सब किससे संबंधित है, मानव अधिकारों से संबंधित है। तो यहाँ पर यह पॉइंट सही हो सकता है। दूसरा पॉइंट है डीपीएसपी। डीपीएसपी तो सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करते हैं। तो सामाजिक और आर्थिक न्याय क्या है, वह मानव अधिकारों की ही बात करते हैं। तो ये पॉइंट भी सही हो जाता है। तीसरा है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य कब जोड़े गए, वो जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। मूल कर्तव्य के अंदर भी बंधुत्व की बात है, ठीक है, महिलाओं की समानता की बात है, महिलाओं के आदर की बात की गई है। तो यहाँ पर भी ये बात तो आ गई। तो ऐसे प्रश्नों का आंसर होता है डी। बस जनरल सोचना है, आपको यहाँ पर सिर्फ मानव अधिकार का सोचना है कि मानव अधिकार की बात इन तीनों में से किस में की गई है और वही आंसर होगा। तो तीनों में मानव अधिकार की बात की गई है तो आंसर हो गया डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न नालसा से संबंधित है। यहाँ पर पूछा गया है भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण लीगल सर्विस अथॉरिटीज निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं। बहुत ही साधारण प्रश्न है ये। 2013 के अंदर ये सेम प्रश्न आया था और हमने वहाँ पर डिस्कस किया था किन किन को अधिकार मिलता है, वो भी हमने वहाँ अच्छे से डिस्कस किया था। एक बार वापस देख लेते हैं। नालसा के प्रश्न पर जाने से पहले थोड़ा मानव अधिकारों का सार्वजनिक घोषणा पत्र को भी देख लेते हैं। इसको 1948 में प्रस्तुत किया गया था। कहाँ पर, पेरिस के अंदर संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो अधिवेशन था उसके तहत प्रस्तुत किया गया था। इसका उद्देश्य था सभी मनुष्यों के अधिकारों व स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। इसमें 30 अनुच्छेद हैं जो नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों की विस्तृत श्रृंखला को स्पष्ट करते हैं। 2023 में इसके 75 वर्ष हुए थे, लेकिन जो ये अधिकारों का घोषणा पत्र है यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। यह बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम नालसा वाला प्रश्न उसको डिस्कस कर लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन के तहत 39A डीपीएसपी जोड़ा गया, जिसमें क्या कहा गया, समाज के कमजोर वर्ग के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया। इसके तहत 1987 में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम बनाया गया। यह अधिनियम 1995 में लागू हुआ और इसी के तहत राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा की स्थापना की गई। और साथ ही में इसके तहत हाईकोर्ट में राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, हाईकोर्ट में एक उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति का भी गठन किया गया। साथ ही में जिलों व तालुकों में जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण तथा तालुका कानूनी सेवा प्राधिकरण का भी गठन किया गया। तो ये सभी भी क्या है, ये सभी भी वैधानिक बॉडी हैं।
मुफ्त कानूनी सहायता के लिए कौन कौन योग्य हैं? महिलाएं व बच्चे, अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य, औद्योगिक मजदूर, सामूहिक विपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक आपदा आदि के शिकार व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति, हिरासत में लिए गए व्यक्ति, 1 लाख से कम आय वाले व्यक्ति और मानव तस्करी के शिकार व्यक्ति। चलते हैं प्रश्न पर। यहाँ पर सभी वरिष्ठ नागरिकों को जो नालसा के तहत फ्री लीगल एड नहीं दी जाती है, तो चौथा कैंसिल हो गया। बचते हैं 1, 2 और 2, 3, यानी कि 2 तो सही हो गया। अब है 1 और 3। यहाँ पर बात की गई थी 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को। देखिए 1 लाख से कम आय वाले व्यक्ति को, तो पहला पॉइंट सही हो जाता है और तीसरा गलत हो जाता है। आंसर होता है अपना 1 और 2 ए। तो आज हमने कुल 9 प्रश्नों को किया है। कल से हम थोड़े प्रश्नों की संख्या और बढ़ाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।